जय हिंद दोस्तों, हम आपका फिर से एक बार स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल पॉलिटिकल साइंस विद एसके सर पर। दोस्तों, जो हम लोग संविधान की एक संवैधानिक यात्रा कर रहे थे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के भारत शासन अधिनियम 1935 तक। अब दोस्तों उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि अगस्त प्रस्ताव कैसे आया भारत में, या उसके बाद 1942 का क्रिप्स मिशन भारत में क्या, उसके क्या उद्देश्य थे, वो भारत में क्यों आया, या दोस्तों आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन दोस्तों मार्च 1946 को आया था दोस्तों। अब ये मिशन दोस्तों भारत में क्यों आया, इसके क्या उद्देश्य थे, इसको पढ़ने से पूर्व दोस्तों हम लोगों को इसकी पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ा पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों हमेशा की तरह आज हम लोग सेम उसी पैटर्न पे पढ़ेंगे कि अगर कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसका जो पृष्ठभूमि है वो उसकी क्या वजह थे, क्या कारण थे, ऐसे किन परिस्थितियों में वो आया भारत में, तो उस घटना के पीछे के जो उद्देश्य थे उन पे हम लोग पहले बात कर लेंगे। कैबिनेट मिशन दोस्तों मार्च 1946 में आता है, और दोस्तों इसका जो उद्देश्य होते हैं उस पर हम धीरे धीरे बात करेंगे। आखिर ऐसे कौन सी परिस्थितियां बनी थी कि अंग्रेजों को कैबिनेट मिशन भारत में भेजना पड़ा। दोस्तों 6 और 9 अगस्त को एक जो सेकेंड वर्ल्ड वार दोस्तों चल रहा होता है, तो अमेरिका ने परमाणु हमला कर दिया था दोस्तों। अमेरिका ने दोस्तों 6 अगस्त और 9 अगस्त को परमाणु हमला किया था। किसके ऊपर दोस्तों? जापान के ऊपर। जापान के 2 शहर थे, एक हिरोशिमा और दूसरा था दोस्तों नागासाकी। 2 शहर थे जापान के, हिरोशिमा और नागासाकी। जो इसमें 2 परमाणु हमले में दोस्तों बहुत जान माल की क्षति होती है, और इस परमाणु हमले के फलस्वरूप दोस्तों होता क्या है कि 2 सितंबर को सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हो जाता है दोस्तों। सेकेंड वर्ल्ड वार दोस्तों समाप्त हो जाता है। अब पूरा विश्व में शांति छा जाती है, क्योंकि इतना जान माल की हानि हो चुकी होती है। और दोस्तों जो 1939 के पहले, सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू होने से पहले ब्रिटेन जो बहुत ज़्यादा पावरफुल कंट्री हुआ करता था, अब वो इतना पावरफुल कंट्री नहीं हुआ, क्योंकि अब आप देख रहे हैं कि जो परमाणु विकसित किया वो अमेरिका ने किया, यूएसए ने किया दोस्तों। और अब 2 कंट्रियां बहुत ही पावरफुल बनकर उभर के आई थी। वो कौन सी थी दोस्तों? एक यूएसए थी और एक यूएसएसआर थी दोस्तों। अब ये 2 देश ऐसे थे जो एक सुपर पावर बनकर उभर आए थे। अब कहीं ना कहीं ब्रिटेन को अपना अस्तित्व बचाना मुश्किल पड़ रहा था। यूएसए और यूएसएसआर का दोस्तों दबाव भी पड़ रहा था ब्रिटेन पे कि अब जो उसकी कॉलोनियां उनको वो आज़ाद करें। और कहीं ना कहीं अब जब युद्ध समाप्त हो जाता है तो यहाँ पे ब्रिटेन में आम चुनाव होते हैं दोस्तों, जनरल इलेक्शन होते हैं। उसमें क्या होता है दोस्तों? आम चुनाव होते हैं दोस्तों ब्रिटेन में। ये कब होते हैं दोस्तों? अगस्त को दोस्तों युद्ध खत्म हो जाता है, जुलाई में होते हैं। जुलाई 1945 में दोस्तों यहाँ चुनाव होते हैं, और यहाँ पे पार्टी कौन जीत कर आ जाती है दोस्तों? लेबर पार्टी दोस्तों जीत जाती है। और इसके जो प्रधानमंत्री बनते हैं, बहुमत के नेता बनते हैं, वो बनते हैं क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली दोस्तों इसके प्रधानमंत्री बनते हैं ब्रिटेन के उस समय। और दोस्तों क्योंकि ये लेबर पार्टी थी, ये कुछ इसकी जो विचारधारा थी उदारवादी विचारधारा के ये लोग थे, और इनके जो संबंध थे भारत से थोड़े अच्छे थे, क्योंकि भारत के जो शीर्ष नेता थे जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, उनसे इनके संबंध थोड़े अच्छे थे अपेक्षाकृत जो इनकी ब्रिटेन की जो दूसरी पार्टी होती कंजर्वेटिव पार्टी जो होती है दोस्तों, उसका जो नेता था दोस्तों चर्चिल थे दोस्तों। इसके नेता चर्चिल पीएम थे उस समय। लेकिन अब जब आम चुनाव होता है तो उस समय लेबर पार्टी के पीएम बनते हैं क्लीमेंट एटली। दोस्तों आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो दोस्तों थे चर्चिल। और वर्ल्ड वार खत्म होने के बाद जो आम चुनाव हुए उसमें पीएम कौन बना? उसमें दोस्तों पीएम बने थे क्लीमेंट एटली। अब क्लीमेंट एटली ने दोस्तों घोषणा की कि अब भारत में भी आम चुनाव होने चाहिए। अब भारत में
भी आम चुनाव होने चाहिए। तो दोस्तों होता क्या है कि 1946 में भारत में आम चुनाव हो जाते हैं। 1946 में आम चुनाव हो जाते हैं भारत में। अब दोस्तों इन आम चुनाव के फल, क्योंकि इन्होंने घोषणा कर रखी थी, जो क्लीमेट अटली थी, इन्होंने घोषणा की थी कि हम पहले भारत में आम चुनाव कराएंगे, इसके बाद संविधान सभा का चुनाव उसी में से चुन लिया जाएगा। तो इसमें दोस्तों क्या हुआ कि जो 11 ब्रिटिश इंडिया के जो 11 प्रांत थे, उनमें से दोस्तों 8 प्रांत में कांग्रेस बहुमत में सरकार बना देती है। मतलब जो ब्रिटिश के 11 प्रांत थे ब्रिटिश इंडिया के, उनमें से 8 प्रांतों में जो सरकार बनाती कांग्रेस बना देती। अब जो बाकी के 5 राज्य बचते हैं उनमें से मिलीजुली सरकारें बनती हैं। और क्योंकि दोस्तों ये बहुमत में बनती है सरकार, तो अब कहीं ना कहीं ब्रिटेन पे पूर्ण रूप से दबाव पड़ रहा था कि अब भारत की संविधान सभा चुनने की आज़ादी भारत को दे दी जाए दोस्तों। तो अब इसके बाद दोस्तों संविधान सभा चुनी जाती है। तो मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आ जाता है। और दोस्तों इसके जो सदस्य होते हैं वो 3 सदस्य होते हैं। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, दूसरे दोस्तों होते हैं सर स्टेफर्ड क्रिप्स। दोस्तों आप लोगों को विदित होगा कि ये सर स्टेफर्ड क्रिप्स वही क्रिप्स हैं जो क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आए थे। तो इनके बाद ये इनका दूसरा दौरा होता है भारत में। क्योंकि दोस्तों आपको यहाँ पे एक बात बता दें कि जब 1942 में ये क्रिप्स भारत आए थे, तब उसमें जो चर्चिल का शासन था दोस्तों ब्रिटेन में। और ये जो सर स्टेफर्ड क्रिप्स हैं ये किसकी कैबिनेट के हैं? ये दोस्तों हैं एटली के। तो आप लोग अब दोस्तों सोच रहे होंगे कि जब शासन चल रहा था चर्चिल का, तो ये दूसरी मतलब ये जो सर स्टेफर्ड क्रिप्स थे ये लेबर पार्टी से थे, और जो वहाँ शासन चल रहा था जो प्रधानमंत्री थे वो थे कंजर्वेटिव पार्टी से। तो ये कैसे आ गए लोग? दोस्तों वो इसलिए आ गए थे क्योंकि जो लेबर पार्टी है उसके संबंध भारत से बहुत अच्छे थे। इसलिए कंजर्वेटिव पार्टी को लगा या चर्चिल को लगा कि अगर हम इस लेबर पार्टी के किसी मिनिस्टर को भेजते हैं, किसी मंत्री को भेजते हैं, किसी सदस्य को भेजते हैं, तो हमारे बातचीत ज़्यादा आसानी से हो सकेगी। क्योंकि भारत के लोग जो लेबर पार्टी थे उनसे ज़्यादा अच्छे से बातचीत करते थे। दोस्तों इसी उद्देश्य से सर स्टेफर्ड क्रिप्स 1942 में भारत आते हैं, जो कि क्रिप्स मिशन फेल हो जाता है। इसके बाद ये पुनः जब लेबर पार्टी की सरकार बन जाती है 1946 में, 1945 के आम चुनाव में, तब ये फिर आते हैं इटली के शासन काल में। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद एक और दोस्तों है एवी अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर दोस्तों होते हैं, मतलब 3 जो सदस्य थे वो थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। 3 सदस्य होते हैं दोस्तों। ये भारत आते हैं मार्च 1946 में। अब ये लोगों से मिलते हैं। किससे मिलते हैं दोस्तों? कांग्रेस से, मुस्लिम लीग से, और जो अदर पार्टियां थीं, गांधी जी से या जवाहरलाल नेहरू से, या जो और बड़े नेता थे मुस्लिम लीग के या कांग्रेस के या जो अदर पार्टियां थीं उनसे, और दोस्तों देसी रियासत, देसी रियासतों से दोस्तों मिलते हैं और उनसे बात करते हैं। और ये तब पाते हैं कि अब भारत में, जब ये जो कैबिनेट मिशन था, ये पाते हैं कि अब भारत में जो संवैधानिक गतिरोध बहुत ज़्यादा है।
राजनीतिक जागरूकता भी आ चुकी है, क्योंकि दोस्तों ये समय काल 1946 के बाद का है। इस समय सब लोग, जितने भी लोग थे भारत के वासी थे, कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ज़्यादा परेशान समझ रहे थे और अंग्रेजों की शासन व्यवस्था से अपने आप को मुक्त करना चाह रहे थे। इसलिए वो जागरूक हो गए थे, क्योंकि जागरूक किया किससे था इन लोगों को? वो तो दोस्तों कांग्रेस के जो नेता थे, मुस्लिम लीग के जो नेता थे, इनके भाषण से, इनके रेडियो के जो कार्यक्रम उस समय प्रसारित किए जाते उनसे लोग बहुत जागरूक हो चुके थे, इन्होंने पाया। और देसी रियासत दोस्तों, इनसे भी इन्होंने बात की। लेकिन अब जो ये संवैधानिक गतिरोध था दोस्तों, इसको समाप्त करना इनके लिए बहुत टेढ़ी खीर थी। जो कैबिनेट मिशन के मंत्री थे, जो सदस्य थे, इनके लिए इस संवैधानिक गतिरोध को समाप्त करना बहुत मुश्किल था। वो दोस्तों अब वो कैसे उसको समाप्त करेंगे कि जो ये जिन्ना थे दोस्तों, मुस्लिम लीग के जो जिन्ना थे, इनको ये क्या कह रहे थे कि हमको पाकिस्तान चाहिए, पाकिस्तान चाहिए। क्योंकि दोस्तों अगर आपको याद होगा 1940 के लाहौर अधिवेशन में इन्होंने कह दिया था कि हमको पाकिस्तान चाहिए। मुस्लिम लीग का जो 1940 में लाहौर अधिवेशन हुआ था उसमें इन्होंने कहा था कि हमको पाकिस्तान से कम कुछ नहीं चाहिए। और कांग्रेस दोस्तों 1929 के लाहौर अधिवेशन, इसमें इन्होंने पूर्ण स्वराज की बात कर दी थी दोस्तों। पूर्ण स्वराज की इन्होंने बात कर दी थी कि अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए और भारत की आज़ादी चाहिए। इस वजह से अब इन दोनों में बहुत ज़्यादा मतभेद था, क्योंकि मुस्लिम इनको लग रहा था, क्योंकि मुस्लिम लीग के जो नेता थे जिन्ना, इनको लग रहा था कि अब हम यहाँ पे अल्पसंख्यक हैं और अगर कांग्रेस आज़ाद करा लेती भारत को, ब्रिटेन भारत को आज़ाद कर देता, तो हम पाकिस्तान की मांग को कभी पूरी नहीं करा सकते। इसलिए गतिरोध पैदा कर रहे थे, गतिरोध उत्पन्न कर रहे थे कि जब तक अंग्रेज रहेंगे तभी हम अपने आप को आज़ाद करा सकते हैं, अन्यथा अगर अंग्रेज भारत को छोड़कर चले गए तो हम भारत से कभी आज़ादी नहीं ले पाएंगे। इस वजह से यहाँ पे संवैधानिक गतिरोध बहुत ज़्यादा था। और गांधी जी के जो आंदोलन चल रहे थे वो तो चल ही रहे थे। देसी रियासतों के अपने अलग मत थे, वो कह रहे थे कि हम स्वतंत्र रहेंगे या पाकिस्तान के साथ रहेंगे या इंडिया के साथ रहेंगे। इस तरह से भारत एक बिखरता हुआ भारत बनने जा रहा था। अब क्योंकि जो सदस्य आए थे कैबिनेट मिशन के, इनको एक ऐसा रास्ता निकालना था जिससे ये तीनों लोग सहमत हो जाए, मुस्लिम लीग सहमत हो जाए, कांग्रेस सहमत हो जाए और ये देसी रियासत सहमत हो जाए। दोस्तों अब हम लोग उस पर बात करेंगे, ऐसे इन्होंने कौन से रास्ताएं बनाए कि जिसपे तीनों लोग सहमत हो गए थे। दोस्तों ये जो कैबिनेट मिशन के जो सदस्य आए हुए थे, इन्होंने एक बात, जब ये अपनी रिपोर्ट तैयार करते हैं तो ये कहते हैं कि अब हम भारत में संविधान के चुनाव कराएंगे, संविधान सभा के। संविधान सभा का चुनाव होगा जिससे संवैधानिक गतिरोध थे दोस्तों वो खत्म हो जाएंगे, अंतरिम सरकार का निर्माण किया जाएगा। अंतरिम सरकार का निर्माण, अंतरिम सरकार का निर्माण किया जाएगा और संवैधानिक गतिरोध को समाप्त किया जाएगा। इस तरह से दोस्तों जिन्ना थे, जिन्ना की जो मांग थी पाकिस्तान की, अब क्योंकि उनको जिन्ना को भी संतुष्ट करना था, सर जो कैबिनेट मिशन के जो 3 मिनिस्टर आए हुए थे, 3 सदस्य आए थे, तो उनको सबकी मांग को संतुष्ट करना था। उन्होंने दोस्तों क्या कहा कि पाकिस्तान की मांग अतार्किक पूर्ण है। पाकिस्तान की मांग दोस्तों अतार्किक पूर्ण है, इसलिए इसको पूरा नहीं किया जा सकता है। इन्होंने एक चीज बताई कि पाकिस्तान की मांग अतार्किक पूर्ण है, इसको पूरा नहीं किया जा सकता। जिससे दोस्तों हुआ क्या कि मुस्लिम लीग और भड़क जाती है, लेकिन अब कांग्रेस खुश हो जाती है कि अब भारत नहीं टूटेगा। लेकिन इन्होंने एक बात और यहाँ पे बोली कि हम क्या करेंगे कि पाकिस्तान की मांग हम पूरी नहीं करेंगे, लेकिन हम जो हमारे 11 स्टेट हैं, 11 जो इनके ब्रिटिश साम्राज्य के जो प्रांत थे, उनको 3 ग्रुप में बांट देंगे। 3 ग्रुप में बांट देंगे, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। दोस्तों ग्रुप ए में कौन कौन से थे दोस्तों प्रांत इनके? मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, मद्रास
बम्बई, बिहार, उड़ीसा। इनके दोस्तों ग्रुप ए में 6 राज्य थे, 6 प्रांत रहते हैं, और इधर सिंध, पंजाब है, उत्तरी पश्चिमी प्रांत, और ग्रुप सी में दोस्तों रहते हैं असम और बंगाल। ये दोस्तों अब यहाँ पे आप ध्यान पे समझिए दोस्तों कि उन्होंने एक चीज़ तो बोल दी थी कि हम पाकिस्तान की मांग को पूरा नहीं करेंगे क्योंकि ये पूर्ण रूप से अतार्किक पूर्ण है और इस तरह की मांग को पूरा नहीं किया जा सकता है, जिसके फलस्वरूप हुआ कि कांग्रेस तो खुश हो गई लेकिन मुस्लिम लीग भड़क जाती है, जिन्ना भड़क जाते हैं। लेकिन जिन्ना को फिर से खुश करने के लिए इन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे, अपने ब्रिटिश प्रांत के हमारे 11 प्रांत हैं ब्रिटिश शासन के, उनको हम 3 भागों में बांट देंगे, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। उसमें से दोस्तों ग्रुप ए में मध्य प्रांत, जिसको दोस्तों आज का मध्य प्रदेश कहते हैं, ये संयुक्त प्रांत दोस्तों ये यूपी है, और बम्बई, मद्रास, बिहार, उड़ीसा के बारे में आप लोग जानते ही हैं। सिंध बटकर जब पाकिस्तान का बंटवारा होता है अब चले जाता है पाकिस्तान में, और ये उत्तरी पश्चिमी प्रांत ये भी चला जाता है, और ये असम और बंगाल ये अलग अलग ग्रुप में इन्होंने बांट देते हैं। अब कहते क्या है कि कुछ समय बाद जब भारत की आज़ाद हो जाएगा, ये दोनों देश आज़ाद हो जाएंगे, कुछ समय बाद होता क्या है कि हम कुछ समय बाद मध्य जो ग्रुप ए है, ग्रुप ए जा सकता है ग्रुप बी में, ग्रुप बी जा सकता है ग्रुप सी में, और ग्रुप सी ग्रुप बी में वापस आ सकता है। ध्यान से समझना दोस्तों, ग्रुप सी ग्रुप बी में वापस आ सकता है, ग्रुप बी ग्रुप ए में वापस आ सकता है। क्योंकि अगर पाकिस्तान की मांग इन्होंने इसलिए नहीं पूरा किया था कि हम भारत को कैसे बांट देंगे, क्योंकि पूर्ण भारत में हर जगह तो मुस्लिम रहते हैं, हम ऐसे कोई लाइन खींच के तो भारत को बांट नहीं देंगे। इसलिए इन्होंने कहा कि आज़ादी के कुछ समय बाद अगर ऐसा लगे कि आपको इस ग्रुप में शामिल हो जाना है या हमें इस ग्रुप में शामिल हो जाना है, ग्रुप बी को ग्रुप सी में चले जाना, तो आप इंटरचेंज कर सकते हैं। मतलब सिंध इसमें नहीं जा सकता, लेकिन अगर पूर्ण रूप से ग्रुप आपस में बदलना चाहें तो वो बदल सकते हैं। तो अब जिन्ना खुश हो जाते हैं दोस्तों, जिन्ना क्यों खुश हो जाते हैं उसका एक कारण होता है, अभी दोस्तों समझ में आ जाएगा कि जैसे दोस्तों जो आज़ाद भारत के पहले का जो भारत दोस्तों कुछ इस तरह से था दोस्तों कि इधर का जो दोस्तों एरिया था ये सिंध, पंजाब, और दोस्तों जो ये उत्तरी पश्चिमी प्रांत था वो भी इधर ही पड़ता है कहीं पे। तो ये एक एरिया हो जाता है जो पाकिस्तान का एरिया बनता है जाके बाद में। और दोस्तों यहाँ पे ये दोस्तों बंगाल था और यहाँ पे असम रहता है। अब जिन्ना खुश हो जाते हैं कि हमको तो सिर्फ हमने तो अंग्रेजों से इतना मांगा था कि हमको इतना दे दीजिए, हम इसको पाकिस्तान घोषित कर देंगे, लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया कि हमको ये भी दे दिया नहीं, लेकिन जिन्ना समझ रहे हैं। वो क्यों समझ रहे हैं दोस्तों, क्योंकि ये मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है और ये भी मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, तो इसलिए इनको लगा कि जब हम आज़ाद होंगे, जब हम अलग होंगे, तो हम बाद में ग्रुप सी को ग्रुप बी में मिला लेंगे, जिसके फलस्वरूप हमारे पास एक पाकिस्तान इधर हो जाएगा, एक पाकिस्तान इधर हो जाएगा। इसलिए दोस्तों कहा जाता है पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान। अब जिन्ना तो खुश हो गए, चलो यहाँ तक अब गांधी जी भी सहमत हो जाते हैं, क्योंकि अब ये कहा जाता है कि चलो ठीक है आज़ादी मिल रही है, ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर डोमिनेंट स्टेटस की बात नहीं होती है। क्योंकि अब अंग्रेज ये कह देते हैं, ब्रिटेन ये कह देता है कि आपको हम आज़ाद कर देंगे पूर्ण रूप से, आप आज़ादी ले लीजिए। लेकिन अब भारत के लोग डोमिनेंट स्टेटस लेते हैं। वो क्यों लेते हैं दोस्तों, क्योंकि भारतीयों के पास भी एक मजबूरी होती है कि अब उनके पास कोई ऐसा एक गार्जियन होना चाहिए, एक हाथ रखने वाला होना चाहिए, कोई दूसरा देश उन पर आक्रमण ना कर सके। इसलिए ब्रिटेन का थोड़ा दबाव बना रहा है, इसलिए वो जानबूझ करके डोमिनेंट स्टेटस ब्रिटेन से लेते हैं। अब संविधान सभा के चुनाव की बात होती है, क्योंकि उस समय तत्कालीन जनसंख्या भारत में थी दोस्तों 39 करोड़। अब प्रति 10 लाख पे एक सदस्य चुना जाना था।
किसके लिए? संविधान सभा के लिए। संविधान सभा के लिए दोस्तों। लेकिन अब टोटल मेंबर कितने बने, इसका मतलब 389 सदस्य। अब ये कैसे चुने जाएंगे दोस्तों? इनका एक फार्मूला था उस समय, क्योंकि देशी रियासतें भी बहुत थी। तो अब जो ब्रिटिश भारत था दोस्तों, ब्रिटिश भारत में भी दोस्तों 4 कमिश्नरी थी। चार कमिश्नरी थी दोस्तों। जैसे आज भारत में केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, उस समय ब्रिटिश काल में 4 कमिश्नरी स्टेट होते हैं, जहाँ पे 4 सदस्य चुनकर आते हैं। और बाकी दोस्तों यहाँ पे 292 दोस्तों 292 सदस्य यहाँ से चुने जाते हैं, और 4 सदस्य ये मिलकर टोटल बनाते हैं जाके 296। और यहाँ से दोस्तों 93 सदस्य चुने जाते हैं, जो कि कहाँ से थे दोस्तों? देशी रियासत से। देशी रियासत से 93 सदस्य चुने जाते हैं, और ब्रिटिश भारत से 292 प्लस 4 बराबर 296। अब अगर आप इसको जोड़ेंगे 296 और 93 अगर जोड़ेंगे 6 3 9 9 9 18 और 1 19 2 1 3 389 सदस्य। 389 सदस्य दोस्तों चुनकर आते हैं, जो कि संविधान सभा में जाते हैं। अब जब इनमें जो ये चुनकर जाते हैं, इनमें दोस्तों बहुमत किनका होता है? 389 सदस्य में दोस्तों बहुमत किसका होता है? 389 सदस्य में बहुमत दोस्तों होता है 208 सदस्य होते हैं कांग्रेस के, और 73 सदस्य होते हैं मुस्लिम लीग के। और बाकी अन्य सदस्य होते हैं, ये 93 सदस्य तो होते हैं, बाकी अन्य सदस्य होते हैं। और अब आप यहाँ समझ रहे हैं दोस्तों कि बहुमत किसका है। सीधा सीधा जैसे आप संसदीय व्यवस्था में आज देखते हैं, जिस पार्टी का बहुमत होता है उसी पार्टी के जो अंदर मिनिस्टर बनते हैं उसी पार्टी के बनते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं 208 सदस्य कांग्रेस के जीत के आते हैं, तो बहुमत सीधा सीधा दिख रहा है कि कांग्रेस पार्टी का रहता है। सीधा सीधा देख रहे हैं कि जो बहुमत था वो कांग्रेस पार्टी का। तो अब आप सीधे समझ रहे हैं कि जो अंतरिम सरकार बनेगी, अंतरिम सरकार बनेगी वो किसकी बनेगी दोस्तों? कांग्रेस की बनेगी। अब मुस्लिम लीग फिर से घबरा जाती कि जब हमारा वहां पे बहुमत नहीं है, जो भी इनको कानून पास कराना होगा वो आप आसानी से पास करा लेंगे और हम फिर से एक साइड में हो जाएंगे, इसलिए मुस्लिम लीग फिर से घबरा जाती है। तो अब गांधी जी के कहने पे जो जवाहरलाल नेहरू थे, क्योंकि इनको उस समय जो तत्कालीन वायसराय थे बेवेल, अब दोस्तों जो बहुमत था वो कांग्रेस का बन जाता है। लेकिन दोस्तों पहली मीटिंग होती है, मतलब एक अधिवेशन बुलाया जाता है, उसमें क्या होता है? संविधान सभा का पहली मीटिंग, उसको मुस्लिम लीग बहिष्कार कर देती है, मुस्लिम लीग मना कर देती है, और जो कांग्रेस थी वो राजी हो जाती है। कांग्रेस मीटिंग में आने को तैयार थी, लेकिन जो मुस्लिम लीग थी वो मना कर देती है। अब एक बार फिर अंग्रेज प्रयास करते हैं, जो ब्रिटिश के लोग होते हैं वो फिर से एक बार प्रयास करते हैं कि आप लोग एक बार फिर से बैठिए, आपस में बात करिए, जो संवैधानिक गतिरोध है उसको समाप्त कर लीजिए। तो इस बार मुस्लिम लीग ने हाँ कह देती और कांग्रेस ने ना कह देती है। यानी आप ये समझ लीजिए संवैधानिक गतिरोध अभी भी बना हुआ है। तो अब क्या होता है कि जो अंग्रेज थे वो क्या कहते हैं कि अब आप लोग ऐसे करते रहिए, हम अब एक और नया रास्ता निकालते हैं कि हम अब अल्पसंख्यक के हितों को नहीं मारेंगे, हितों को नहीं मारेंगे, बहुसंख्यक का भी ध्यान रखा जाएगा।
मतलब अल्पसंख्यक के हितों को कम नहीं किया जाएगा बहुसंख्यकों के हितों की अपेक्षाकृत। जब दोस्तों अंग्रेज ये बोल देते हैं कि हम अल्पसंख्यकों के हितों को नहीं मारेंगे जो बहुसंख्यक के हितों की अपेक्षा, तो अब होगा क्या दोस्तों कि दोनों पार्टियां तैयार हो जाती हैं फिर से एक बार। तो बहुमत दल के जो नेता होते हैं वो कांग्रेस होते हैं, कितने 208 सदस्य होते हैं इसके, और इसलिए इसको सरकार अंतरिम सरकार के लिए बुलाया जाता है कि जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस की तरफ से, जवाहरलाल नेहरू दोस्तों कांग्रेस की तरफ से जाते हैं कि आप सरकार हम बनाएंगे। ये दोस्तों कब जाते हैं? 6 अगस्त को दोस्तों तत्कालीन वायसराय बेवेल रहते हैं, वो बुलाते हैं जवाहरलाल नेहरू कि आप अंतरिम सरकार बना लीजिए। 6 अगस्त को 6 अगस्त को बुलाते हैं। ये 12 अगस्त को 46 को स्वीकार कर लेते हैं। 12 अगस्त 1946 को जवाहरलाल नेहरू या कांग्रेस स्वीकार कर लेते हैं उनका आमंत्रण। और दोस्तों क्या होता है कि 16 अगस्त को, तो क्योंकि उस सरकार में मुस्लिम लीग शामिल होने से आनाकानी कर रही होती है, और 16 अगस्त को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, 16 अगस्त 1946 को दोस्तों प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मुस्लिम लीग मनाती है, या वो इसको काला दिन कहते हैं अपने लिए। इस तरह 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में वो लोग मनाते हैं। अब दोस्तों जब ये इसका इतना विरोध हो रहा होता है तो 24 अगस्त 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने अंतरिम सरकार की घोषणा कर देते हैं। अंतरिम सरकार की घोषणा कर देते हैं जवाहरलाल नेहरू। अब जब ये घोषणा कर देते हैं अंतरिम सरकार की, तो 2 सितंबर को दोस्तों 2 सितंबर 1946 को ये अपने 14 मंत्री की घोषणा करते हैं कि हमारे जो अंतरिम सरकार होगी उसमें 14 मिनिस्टर होंगे, जिसमें से दोस्तों 6 सदस्य होते हैं। जो ये 14 मंत्रियों को घोषणा करते हैं अंतरिम सरकार की। दोस्तों अंतरिम सरकार कौन सी सरकार होती है वो भी एक यहाँ पे समझ लीजिए कि जब कोई सरकार आप पे शासन कर रही होती है और जब तक आपका संविधान नहीं बन जाता है तो एक सरकार बनाई जाती है कि जो वो संविधान बनने तक या नई सरकार बनने तक एक ऐसी सरकार बनाई जाएगी जो आपकी शासन व्यवस्था को देखेगी। क्योंकि कांग्रेस बहुमत दल के नेता थी, कांग्रेस अच्छे से चुनाव जीत के आई थी, बहुमत से चुनाव जीत कर आई थी, इसलिए उसको आमंत्रित किया गया था कि अंतरिम सरकार वो बनाए। और जो जवाहरलाल नेहरू बहुमत दल के नेता होते हैं, और ये 6 सदस्य कांग्रेस के रहते हैं इसमें, और 5 सदस्य मुस्लिम लीग के रहते हैं, और एक सिख समुदाय से रहता है, एक ईसाई से रहता है दोस्तों, और एक फारसी से रहता है। इस तरह से दोस्तों ये 14 सदस्य इनके रहते हैं। हुआ क्या दोस्तों, ये जो मुस्लिम लीग यहाँ पे शामिल की गई थी, ये गांधी जी के कहने पे शामिल की गई थी, गांधी जी के कहने पे शामिल की गई थी। लेकिन मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में नहीं शामिल होती, वो विरोध कर देती और ये अपने आप को उससे बाहर कर लेती है अंतरिम सरकार से, और उसका पूर्ण रूप से विरोध करती है कि हम आपकी सरकार में समर्थन नहीं करेंगे। और जितने मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे वो फिर इस जो 389 सदस्य थे उनमें से जो 73 सदस्य जीते थे वो सारे के सारे अपने आप को नहीं वापस लाते हैं कि वो कुछ लोग समर्थन में भी रहते हैं कांग्रेस के, जिसमें से दोस्तों जब इनके मुस्लिम लीग के जो सदस्य अब जितने भी थे वो वापस चले जाते हैं तो बचते कितने दोस्तों, 324 सदस्य बचते हैं दोस्तों कांग्रेस के अंदर। टोटल जो मेंबर थे संविधान सभा के 389 में से 324 सदस्य बनते हैं। अब इनसे संविधान सभा चलती रहेगी और इसकी जो पहली बैठक होती है दोस्तों वो कब होगी, 9 दिसंबर 1946 को दोस्तों इसकी पहली बैठक होती है। 9 दिसंबर 1946 को दोस्तों इसकी पहली बैठक होती है। अब इसके बाद 11 को होती है, फिर 13 को होती है, इस तरह से फिर उसकी मीटिंगें चलती रहती हैं।
9 दिसंबर 1946 दोस्तों पहली बैठक होती है। इसके बाद दोस्तों 11 दिसंबर को होती है, फिर 13 दिसंबर को होती है और फिर 22 जनवरी को होती है दोस्तों, 22 जनवरी को होती है, जिस दिन उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया जाता है, उद्देश्य प्रस्ताव। अब दोस्तों इसी बीच में दोस्तों एक योजना आती है भारत में, माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन प्लान जो था दोस्तों वो 1946 में ही भारत आता है। अब हम लोग उसके बारे में बात करेंगे कि ये आखिर माउंटबेटन प्लान क्या था, क्योंकि दोस्तों जो हम लोगों का उद्देश्य था कि हम लोग भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पढ़ें, क्योंकि जो ये माउंटबेटन प्लान था दोस्तों असल में यही भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बन जाता है बाद में दोस्तों। अब जितनी भी चीज़ें इस कैबिनेट मिशन की और भी महत्वपूर्ण बची हुई हैं उसको माउंटबेटन से जोड़ करके हम लोग माउंटबेटन प्लान में पढ़ेंगे। वो दोस्तों हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे पढ़ेंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।